Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine at homes and taking advantage of these online classes. Students, today our topic is molecular ions and relative atomic mass. बच्चों, आज हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, molecular ion और relative atomic mass. तो पहले हम molecular ion को डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन molecular ion को डिस्कस करने से पहले आप लोग थोड़ा पिछला लेक्चर रिवाइज कर लें। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर आयन पढ़ा था, तो आयन के बारे में हमने ये पढ़ा था कि आयन बाय द गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं और दो तरह के होते हैं, कैटाइन और एनाइन। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर आयन के अंदर हम आज जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो है, हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, इसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे, इसकी फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे यानी कि ये कैसे बनते हैं, और इसकी एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन डिस्कस करने से पहले आपके साथ मैं ये बात रिवाइज करवाना चाहूँगी आपको कि जब एक एटम से आयन बनना होता है तब क्या होता है। जब एक एटम से आयन बनता है तो वहाँ लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सिमिलरली इसी तरह जब मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर आयन बनता है तो वहाँ पर भी लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, सिंपल डिफरेंस ये है कि जब हम सिंपल आयन की बात करते हैं तो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था एटम के अंदर, लेकिन हम अगर मॉलिक्यूलर आयन की बात करते हैं तो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो जब मॉलिक्यूलर आयन बनाता है तो मॉलिक्यूल लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, मींस के मॉलिक्यूलर आयन बनता है मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो हम मॉलिक्यूलर आयन की डेफिनेशन यूं कर सकते हैं, दोज आयंस विच आर फॉर्म्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द मॉलिक्यूल। ऐसे आयन जो मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करने से बने उनको हम मॉलिक्यूलर आयन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH4 पॉजिटिव, CO पॉजिटिव एंड 2 पॉजिटिव। अब CH4 जो है ये मॉलिक्यूल है, आप सब अच्छे से जानते हैं मीथेन का मॉलिक्यूल है, और उसके ऊपर चार्ज आ गया। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो ये किस में चेंज हो गया, आयन के अंदर चेंज हो गया। अब मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर आयन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस को डिस्कस करेंगे। जिस तरह आयन की दो टाइप्स थी, इसी तरह मॉलिक्यूलर आयन की दो टाइप्स हैं, जो कि हैं कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन एंड एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वही सारी बातें हैं जो आयन के अंदर थी। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन वो मॉलिक्यूलर आयन है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। यही बात हमने कैटाइन में पढ़ी थी जब हमने आयन का टॉपिक डिस्कस किया था। कैटाइन में हमने कहा था कि ऐसे आयन जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो कैटाइन कहलाते हैं, और वो कैसे बने थे, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम इसी तरह कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस आर फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस आर मोर अबंडेंट देन एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। इस बात का मतलब ये है कि दुनिया के अंदर, यूनिवर्स के अंदर कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस की तादाद एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस की तादाद से ज़्यादा है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर आयंस जो हैं वो कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस जो हैं वो मोर अबंडेंट हैं। उसकी रीज़न ये है कि मेटल्स जो सी होती है ना वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, और पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं ना उसका 80% मेटल्स हैं, और मेटल्स कैटाइन आसानी से बनाती हैं। तो इस वजह से कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस हमारे पास मोर अबंडेंट होते हैं देन एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। फॉर एग्जांपल CH4 पॉजिटिव, CO पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव, ये सब कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस की एग्जाम्पल है। एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस के ऑपोजिट होंगे। ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं और ये बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बनते हैं, यानी कि ऐसे आयन जो कि बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बने उनको हम एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन बोलते हैं। एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस लेस अबंडेंट होते हैं देन कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस के, यानी कि
नेगेटिव चार्ज वाले जो मॉलिक्यूलर आयंस हैं वो दुनिया के अंदर कम पाए जाते हैं, क्योंकि कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसकी बात करनी है फॉर्मेशन की। अब मॉलिक्यूलर आयंस बनते कैसे हैं? आपको पता है कि मॉलिक्यूलर आयंस कैसे बनते हैं? बाय द गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फॉर्मेशन में हमने पढ़ना है कि ये गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के अंदर होता कैसे है। मॉलिक्यूल अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस कैसे करता है? These can be generated by passing an high energy electron beam और अल्फा पार्टिकल और एक्सरे। जब हम लोग किसी मॉलिक्यूल के ऊपर से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम गुजारेंगे, अल्फा पार्टिकल गुजारेंगे या एक्सरे गुजारेंगे, तो फिर वो मॉलिक्यूलर आयंस के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी कि हम लोग मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन बीम में से पास करें। फॉर एग्जाम्पल, ये देखें एक सिलेंडर है। कंसीडर करें कि इस सिलेंडर के अंदर गैस पार्टिकल्स हैं। ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये गैस के पार्टिकल्स हैं या किसी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बीम इस पर फॉल करवाई गई। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इस इलेक्ट्रॉन बीम में से पास करेंगे। इस इलेक्ट्रॉन बीम में से गुजरने के बाद ये किस में चेंज हो जाएंगे? आयन में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस के अंदर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन के अंदर चेंज हो गया है। इसके अंदर की कहानी कुछ इस तरह से होती है कि जब इलेक्ट्रॉन बीम को पास करवाया जाता है ना, तो उस इलेक्ट्रॉन बीम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, मॉलिक्यूल के शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके साथ स्ट्राइक करते हैं, यानी कि उनके साथ टकराते हैं, और इतनी ज़ोर से टकराते हैं कि उसको उसके शेल में से निकाल देते हैं। तो वो एटम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का शिकार हो जाता है और आयन के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, सेम इसी तरह गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी करवाया जा सकता है बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन बीम, अल्फा पार्टिकल्स एंड एक्सरेज। तो हम यूँ कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर आयंस कब बनते हैं? दीज कैन बी जनरेटेड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रॉन बीम, अल्फा पार्टिकल्स एंड एक्सरेज। नेक्स्ट है इसकी एप्लीकेशंस। मॉलिक्यूलर आयंस को यूज़ करते हुए अब जब हम नेक्स्ट एक टेक्निक पढ़ेंगे उसके अंदर आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा, तो फिर आपको मज़ीद डिटेल में मैं बताऊंगी। अभी सिर्फ इतना है कि हम मॉलिक्यूलर आयंस को डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर आयंस। मॉलिक्यूलर आयंस को हम यूज़ करते हुए डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा मॉलिक्यूलर आयंस का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। डेफिनेशन के अंदर हमने डिस्कस किया कि ये आयंस बाय द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। टाइप्स में हमने डिस्कस किया कि दो तरह की टाइप्स हैं, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस एंड एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। पॉजिटिव चार्ज वाले कैटायनिक और नेगेटिव चार्ज वाले एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं। उसके बाद हमने फॉर्मेशन की बात की कि हम इस पर अगर इलेक्ट्रॉन बीम को फॉल करें या एक्स रेस को या फिर अल्फा रेस को फॉल करते हैं तो वो मॉलिक्यूलर आयंस के अंदर चेंज हो जाते हैं। और लास्ट में हमने एप्लीकेशंस डिस्कस की कि स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर आयंस। सेकंड टॉपिक है हमारा आज का रिलेटिव एटॉमिक मास। बच्चों, रिलेटिव एटॉमिक मास को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं RAM, यानी कि रैम लिख सकते हैं। R फॉर रिलेटिव, A फॉर एटॉमिक एंड मास, M फॉर मास। ठीक है, और इसके अलावा एक बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि रिलेटिव एटॉमिक मास एक स्पेसिफिक टर्म है सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स के लिए, ना एटम के लिए, ना मॉलिक्यूल के लिए, ना ही कंपाउंड के लिए, ना सब्सटेंस के लिए। ये स्पेसिफिक टर्म होती है एलिमेंट्स के लिए। रिलेटिव का मतलब होता है एज कंपेयर्ड टू, यानी कि किसी चीज़ का किसी के साथ मुवाजना करना रिलेटिव कहलाता है। और एटॉमिक मास के टर्म से आप अच्छे से वाकिफ़ हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम, एक एटम के अंदर जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस कर दिया जाता है तो वो उसका एटॉमिक मास बन जाता है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब होता है ऐसा एटॉमिक मास जो कि कंपेयर किया गया हो। ठीक है, कंपेरेबल एटॉमिक मास को हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक मास विच इज़ कंपेयर्ड। ठीक है, इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल है।
आप किसी शॉप पर जाते हैं और उससे 2 किलो शुगर 2 kg आप उससे शुगर मांगते हैं। वो क्या करता है, एक तराजू यूज़ करता है, एक साइड पर वो रखता है वेट, और आपने 2 किलो चीनी मांगी थी ना, तो तराजू की एक साइड पर वो 2 किलो का वेट रख देता है और दूसरी साइड पर वो शुगर ऐड करना स्टार्ट करता है। जो भी चीज़ आपने उससे मांगी है, चीनी है, आटा है, कुछ भी है, तो वो ऐसा ही करता है कि एक साइड पर वेट रखा जाता है और दूसरी साइड पर दूसरी साइड पर वो चीज़ डालता है, जो चीज़ हमने उससे मांगी है। अब वो क्या कर रहा है, जो 2 kg वेट उसने तराजू की एक साइड पर वेट रखा है, वो उस वेट को एज ए स्टैंडर्ड यूज़ करता है और दूसरी चीज़ को उससे कंपेयर करता है। ठीक है, जब वो दोनों बराबर हो जाते हैं तो फिर हमें पता चल जाता है कि अब ये शुगर जो सी है वो 2 kg के बराबर हो गई है। ठीक है, हमने क्या किया, चीनी का वज़न वेट से कंपेयर करके निकाला गया। जो आपने 2 किलो का वट्टा रखा था, उसको वट्टा बोलते हैं आम जुबान के अंदर, तराजू पर, उससे आपने चीनी के वज़न को कंपेयर किया था और कंपेयर करने के बाद आपने 2 kg शुगर थी वो फाइंड आउट की। इसका क्या मतलब है कि हमने जो वेट रखा है एक साइड पे, उसको हमने क्या यूज़ किया था, एज ए स्टैंडर्ड यूज़ किया था। तो साइंटिस्ट ने सेम चीज़ यूज़ करते हुए एलिमेंट्स का एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए यही तरीका इस्तेमाल किया। उन्होंने एक एलिमेंट को एज ए स्टैंडर्ड रख लिया और उस स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हुए बाकी के सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकाला। क्योंकि वो एटॉमिक मास कंपेयर करके निकाला गया था, इसलिए उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। किस एलिमेंट का एज ए स्टैंडर्ड रखा गया, एज ए स्टैंडर्ड यूज़ किया गया कार्बन 12 का। अब यहाँ पर मैं कार्बन 12 क्यों मेंशन कर रही हूँ, अकेला कार्बन भी तो बोल सकती थी। बच्चे, कार्बन जो है ना, उसके होते हैं 3 आइसोटोप्स, 3 आइसोटोप्स होते हैं। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये याद रखें कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, C12, C13 एंड C14। ये 3 आइसोटोप्स होते हैं, लेकिन हमने रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए जिसको एज ए स्टैंडर्ड यूज़ करना है वो होता है C12। अब हमने कार्बन को ही क्यों लिया, हम किसी और एलिमेंट को भी तो एज ए स्टैंडर्ड ले सकते थे। उसकी बेटा 2 रीजंस हैं। एक रीज़न तो ये है कि कार्बन इज़ असेंशियल पार्ट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक एलिमेंट्स। हमारे इर्द गिर्द जितने ऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं, जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जितने ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, उन सब का असेंशियल पार्ट है कार्बन। ठीक है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते ही उस चीज़ को है जो कार्बन से मिलकर बनी है, और हमारे इर्द गिर्द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की तादाद इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। हम यूँ कह सकते हैं कि आलमोस्ट हमारे इर्द गिर्द 70 to 80%, आपको समझाने के लिए मैं कह रही हूँ कि 70 to 80% हमारे इर्द गिर्द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। मतलब कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की स्ट्रेंथ हमारे इर्द गिर्द ज़्यादा है और उन सब का असेंशियल पार्ट है कार्बन। इसलिए कार्बन को एज ए स्टैंडर्ड यूज़ किया गया। दूसरी बात यह है कि कार्बन 12 जो है वो बहुत स्टेबल है। ठीक है, इस वजह से उसको एज ए स्टैंडर्ड यूज़ किया गया। और स्टैंडर्ड स्केल पर जो कार्बन का मास है वो होता है 12.0000 AMU। ठीक है, तो अब इन बातों के बाद मैं आऊँगी रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन की तरफ। तो रिलेटिव एटॉमिक मास मैंने आपको बताया ऐसा मास होता है जिसको कंपेयर किया जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि कंपेयर करने के लिए एक चीज़ को हम स्टैंडर्ड रखते हैं। तो हमने एलिमेंट्स के लिए किसको स्टैंडर्ड रखा, कार्बन 12 को। तो हम रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन यूँ कर सकते हैं, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। किसी एलिमेंट के एटम का वो मास जिसको हम
कार्बन के एटम के मास से कंपेयर करके निकालें उसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। और कार्बन का मास कितना लिया जाता है? 12 लिया जाता है। मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। अब यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं हमारे पास जिनका रिलेटिव एटॉमिक मास दिया गया है और ये आपने याद करना है। सबसे पहले हाइड्रोजन है 1.008 होता है इसका रिलेटिव एटॉमिक मास। ऑक्सीजन है 15.9994 इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है। नियॉन है 20.1797 इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है। क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास है 35.453। कॉपर का है 63.546 और यूरेनियम का है 238.0289। ये डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक मास दिए गए हैं और ये कैसे निकाले गए हैं? ये कार्बन 12 आइसोटोप के एटॉमिक मास से कंपेयर करके निकाले गए हैं। जैसे मैंने आपको बैलेंस की एग्जांपल दी तो सिंपल वर्ड्स में हम यूँ कह सकते हैं कि वेट बैलेंस की एक साइड पर कार्बन 12 के आइसोटोप रखे, कार्बन 12 के को रखा जाता गया और दूसरी साइड पर जिस एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करना था उस एलिमेंट को रखा गया, ठीक है, और उसका रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड किया गया कि वो कितने AMU के बराबर है। अब बात करते हैं हम रिलेटिव एटॉमिक मास के यूनिट्स की, क्योंकि हम जब भी किसी चीज़ का मास फाइंड करते हैं तो उसके लिए यूनिट यूज़ किया जाता है। जैसे अगर आप शुगर लेने जाते हैं तो आप बोलते हैं 2 किलो चीनी दे दें, या 2 किलो चीनी के लिए हम 2 किलो यूज़ करते हैं, या 2 kgs यूज़ करते हैं। तो ये किलो और kg का जो वर्ड लगाया गया है ये उसका यूनिट है। सेम रिलेटिव एटॉमिक मास को भी हम कंपेयर करके निकाल रहे हैं तो उसका यूनिट भी कोई ना कोई होना चाहिए, ठीक है। तो कार्बन 12 के लिए जो यूनिट यूज़ किया गया वो है एटॉमिक मास यूनिट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं AMU, A फॉर एटॉमिक, M फॉर मास एंड U फॉर यूनिट। और तीनों के तीनों इसके लेटर्स स्मॉल होते हैं। 1 एटॉमिक मास यूनिट को हम यूं डिफाइन कर सकते हैं 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज कॉल्ड 1 AMU। 1 कार्बन एटम का जो मास है उसके मास का 12वां हिस्सा 1 AMU के बराबर होता है। और जब आप रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करते हैं तो तराजू की एक साइड पर, आपको समझाने के लिए है ये भी, तराजू की एक साइड पर 1 AMU रखा जाता है, यानी कि कार्बन के मास का 12वां हिस्सा रखा जाता है। या फिर और दूसरी साइड पर जिस चीज़ का एटॉमिक मास यूनिट हम फाइंड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आपने एक साइड पर रखा और दूसरी साइड पर आपने 1 AMU रखा, तो वो मास तराजू की दोनों साइडें बराबर नहीं हुई। मैग्नीशियम वाली साइड भारी थी तो 1 AMU वाली साइड को मज़ीद भारी करने के लिए हमने उसके साथ 1 AMU मज़ीद ऐड कर दिया, वो हो गया 2 AMU। अब अगर वो बराबर हो गए तो हम यूँ कह सकते हैं कि मैग्नीशियम का कितना मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास 2 AMU है, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ आई होगी। इसको आपने अच्छे से याद करना है। विश यू गुड लक।